सलाम, आदाब डियर व्यूअर्स। लॉ एट फर्स्ट साइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का इस्तकबाल है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नाम से ही समझ गए होंगे कि इस चैनल के थ्रू हम किस तरह के टॉपिक्स लेकर आपके सामने हाजिर होने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी इस पूरी कोशिश होगी कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक लीगल एड और लीगल अवेयरनेस फराहम करें। जो टॉपिक आज हम लेकर हाजिर हुए हैं वो है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी यानी जायदाद। जी हाँ नाज़रीन, की वही जायदाद है जिसकी वजह से हमने भाई को भाई का दुश्मन बनते हुए देखा है, बहनों को पराया और जो बहनों को दुश्मन बना देती है। क्या वाकई जायदाद प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस एक ऐसी शय है जो आपके खुशादा घरों में और आपके जहनों में बेटा वर्सेस बेटी की दीवार खड़ी कर देती है? क्यों ना इस कानूनी दावपेच को कानून के एक्सपर्ट एडवोकेट लॉयर से हल किया जाए। लेकिन उससे पहले नाजरीन, हमारी ये गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हाँ, मुद्दा पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। डियर व्यूअर्स, आइए आपको रूबरू करवाते हैं जो इस टॉपिक पर हमारा साथ देंगे, हमें लीगल अवेयरनेस फराहम करेंगे, एडवोकेट शहजाद नकवी साहब। आइए इनके बारे में आपको सबसे पहले बता दें कि ये 10 से भी ज़्यादा सालों से बॉम्बे हाई कोर्ट और दीगर इंडिया के कोर्ट के काबिल वकील रहे हैं। आप सिविल, क्रिमिनल और कॉर्पोरेट लॉयर हैं। आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इंक्लूडिंग सिविल एंड क्रिमिनल और आप फैमिली और प्रॉपर्टी मैटर्स भी देखते हैं। तो आइए इनका इस्तकबाल करते हैं। सर सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि आज जो मुद्दे को लेकर हम हाजिर हुए हैं वो है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि शरीयत लॉ क्या है? जी, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया है। शरीयत लॉ जो है वो पर्सनल लॉ है मुसलमानों का। जैसे हमारे इंडिया में अलग अलग कौमें हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम है, उसके साथ क्रिश्चियंस हैं, पारसीज़ हैं, सबके अलग अलग पर्सनल लॉज है। जो मुसलमानों का पर्सनल लॉ है ये ओरिजिनली आता है शरीयत एक्ट 1937 जो ब्रिटिश टाइम के टाइम पर इनैक्ट किया गया था, वो आज भी इन फोर्स है। और जो शरीयत लॉ है बेसिकली जो मुसलमानों का जो शरई कानून है जी। जिसका सोर्स कुरान है, हदीस है और दीगर और चीज़ें हैं, तो ये शरीयत लॉ होता है। शरीयत लॉ सिविल लॉ में इस्तेमाल किया जाता है हिंदुस्तान में, ना कि क्रिमिनल लॉ में। क्रिमिनल लॉ में जो इंडियन पीनल कोड है और दूसरे जो क्रिमिनल लॉज हैं वो जनरल लॉ जो है वो सारे मज़हब वालों को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर सिविल की बात आती है, प्रॉपर्टी का मसला होता है, फैमिली का मसला होता है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, इसमें पर्सनल लॉज आते हैं। सो जैसे हमने आपको बताया 1937 का शरीयत एक्ट है और उसके बाद जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं, ये अलग अलग कमेंट्रीज फॉलो करती हैं जब भी कोई क्वेश्चन मुस्लिम लॉ के अंदर डिसाइड करना होता है। जैसे एक इंस्टेंस आपको देते हैं जो मुल्लास प्रिंसिपल ऑफ मोबेटिन लॉ है, इसमें भी बड़े खूबसूरती से मतलब पूरे शरीयत लॉ को पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि अगर एक आदमी का या एक औरत का अगर इंतकाल हो जाता है, वो मर जाती है, तो उसके बाद जो उनके जो वारिस हैं उसमें डिवीजन कैसे होता है प्रॉपर्टी का, बड़ी खूबसूरत तरीके से बताया गया है इसे। सर, जैसे कि हम बात करते हैं शरीयत लॉ की और आपने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है, तो मुसलमानों के 72 फ़िरके हमें देखने को मिलते हैं। तो क्या 72 फ़िरके एक ही पर्सनल लॉ फॉलो करते हैं? जी देखिए, थोड़ा बड़ा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी। फ़िरके तो बहुत सारे हैं, मेन दो ग्रुप जो हैं हम जैसे आप जानती होगी, एक शिया ग्रुप है और एक सुन्नी ग्रुप है। शिया में सबसेक्ट्स हैं, जैसे बोरा मुसलमान हैं, खोजा शिया मुसलमान हैं, ज़ैदी मुसलमान हैं। बल्कि इंडिया में उनकी तादाद इतनी नहीं है दूसरे मुल्कों में, लेकिन ये भी शिया के सब ब्रांचेज़ हैं। सबसे मेजर ग्रुप शिया ग्रुप में इस्नाशरी ग्रुप है जिसको हम अंग्रेज़ी में ट्वेल्वर्स कहते हैं, जो 12 इमामों को मानते हैं। और सुन्नी जो फ़िरके हैं वो अलग अलग फ़िरके हैं। सुन्नियों में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो हनफी लॉ है वो इंडिया में सुन्नियों पर लागू होता है और जो शिया में है वो इस्नाशरी लॉ जो फॉलो करते हैं, उनका जो पर्सनल लॉ है वो फॉलो करते हैं। बोरा मुसलमानों का जो वो फॉलो करते हैं वो है। प्लस जैसे आपने कहा कि सारे से क्या एक ही मतलब शरीयत को फॉलो करते हैं, शरीयत है एक, उसके इंटरप्रिटेशन जो है वो अलग है। ये नहीं है कि कोई अलग शरीयत इस्तेमाल कर रहा है या फॉलो कर रहा है, इंटरप्रिटेशन अलग होते हैं। अब इसमें से दो ग्रुप जो इंटरेस्टिंगली है वो है, एक तो कच्छी मेमन जो गुजरात में पाए जाते हैं और दूसरे जो इस्माइली खोजा है वो भी गुजरात से आते हैं। किताबों में ये लिखा है कानूनों की कि क्योंकि वो हिंदू से कन्वर्ट हुए थे उस इलाके में,
तो कन्वर्जन के बाद भी उनको जो है वो हिंदू लॉ एप्लीकेबल है। कच्ची वेमन के लिए जो 1920 में कच्ची वेमन एक्ट आया था, जो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी हुआ है, प्लस जो खोजा इस्माइली है उनको भी पर भी हिंदू लॉ अप्लाई करता है। अच्छा, लेकिन ये नहीं है कि ये मुस्लिम लॉ को नहीं फॉलो कर सकते। अगर इनमें अग्रीमेंट है कि नहीं जायदाद का जो बंटवारा होगा वो शरीयत के हिसाब से होगा, तो ये शरीयत लॉ को भी रिकोर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है, then in that case हिंदू लॉ विल बी एप्लीकेबल टू देम एंड नॉट द मुस्लिम लॉ। जैसे आपको यानी कि जो शिया मुस्लिम्स हैं दे विल फॉलो द शिया पर्सनल लॉ एंड जो मुस्लिम्स हैं दे विल फॉलो द मुस्लिम पर्सनल लॉ। Yes. ओनली दिस टू कम्युनिटीज हैव ऑप्शन, ईदर दे कैन गो फॉर हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। जी, अगर अग्रीमेंट इन राइटिंग है देन तब ये कर सकते। इफ देर इज नो अग्रीमेंट एट ऑल, देर इज नो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अग्रीमेंट, ना ही मुंह जबानी इनके बाहर डिसाइड हुआ था, ना ही राइटिंग में कुछ है, तो उस केस में हिंदू लॉ पर अप्लाई करेगा। ओके, जब हम बात कर रहे हैं हम शिया लॉ की और सुन्नी लॉ की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, आप बता सकते हैं क्या फ़र्क है दोनों में? जी, जैसे हमने अभी बताया था आपको कि शरीयत एक ही है, इंटरप्रिटेशन वेरी होते हैं। और जैसे शिया लॉ में जो ये होता है कि मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। ओके, सुन्नी लॉ में ये होता है कि मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ये अगला सवाल व्यूअर्स के लिए ये भी रहेगा उनके दिमाग में कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है कि जो भी प्रॉपर्टी आप मूव कर सकते हैं, जैसे आपका कैश हो गया, ज्वेलरी हो गई, आपके बैंक अकाउंट में लॉकर्स हो गए, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये होता है मूवेबल में। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो आप उसको मूव नहीं कर सकते, जैसे एक मकान होता है, एक बिल्डिंग होती है, एक प्लॉट होता है। तो ये सुन्नी और शिया लॉ में बेसिक डिफरेंस ये है। प्लस शिया लॉ में रिप्रेजेंटेशन फॉर्म को मायने हैं, सुन्नी लॉ में रिप्रेजेंटेशन के कोई मायने नहीं है। उसके अलावा जैसे कि अगर एक किसी के वालिद या वालिदा मतलब फादर या मदर का अगर इंतकाल हो गया, तो अगर समझिए कि वो खाली अपने शौहर या अपनी बीवी को छोड़ के जाती है, और अगर उनकी एक ही बेटी थी, अगर बेटी का भी इंतकाल हो जाता है और तो बेटी और बेटी की बेटी है मतलब दुनिया में जिंदा है, तो वो प्रॉपर्टी बेटी की बेटी को जाएगी। लेकिन सुन्नी लॉ में ऐसा नहीं होगा। सो शरीयत है एक ही, लेकिन इंटरप्रिटेशन दोनों सेट का अलग है। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपने बेटी की बात करी, तो बेटा और बेटी में किस तरह से डिवीजन होता है प्रॉपर्टी को लेकर? जी, अभी मुस्लिम लॉ में ऐसा है कि लड़का जो है उसको डबल शेयर मिलता है लड़की के मुकाबले। लाइक देयर इज इन लॉ द सन गेट्स डबल द शेयर ऑफ द डॉटर। सो इफ सपोज आउट ऑफ 100%, इफ यू थिंक इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, आउट ऑफ 100% द सन विल इनहेरिट 66.66% share and the remainder share 33% approximately will be inherited by the daughter. So why it's like that कि जो शेयर है वो लड़कियों का कम रखा गया है? आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी चाहते होंगे आपसे ये पूछना कि ऐसा क्यों है, why the share of girl child is less? जी, ये आपका सवाल है, लेकिन ये आप ये सोचिए कि आप 2024 में ये सवाल कर रहे हैं। आप चलिए इस्लाम की बुनियादी तारीख पर 1400 साल पहले, जहाँ पर अरब में आपको पता होगा, और अगर हम नहीं जनता को नहीं पता, हमारे व्यूअर्स को नहीं पता है, तो अरब का ये दस्तूर था इस्लाम आने से पहले कि वो लड़की जब पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद आए और उन्होंने मतलब जो अल्लाह का जो कानून था जिसको हम शरीयत कहते हैं, जब वो कुरानिक फॉर्म में आया, हदीस फॉर्म में आया, तो उसमें ये था कि लड़की को भी हक होता है। लड़की खाली बेटी भी नहीं होगी, बहू भी होगी, आप समझे, पोती भी होगी, तो उसके भी हक है। तो दुनिया में जहाँ औरतों को नकारा जा रहा था, जैसे हमारे वहाँ अलग अलग किस्म की मतलब औरतों पर हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा था उस टाइम पर, लेकिन उस टाइम पर अरब में मतलब जहाँ पर इतना जुल्म हो रहा था, औरत के खिलाफ के जिंदा दफनाया जा रहा था, वहाँ पर शरीयत ने जो है औरत को उस टाइम पर ये शेयर दिया जी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप 2024 में आपको ऐसा थोड़ा लग करके ऐसा चल रहा होगा, रिफॉर्म होते होते लोगों ने इक्वल भी कर दिया, लेकिन इस्लाम में सबसे पहले रिफॉर्म आया जहाँ पर कुछ नहीं दिया जा रहा था, जहाँ पर उसको बिल्कुल कुछ समझा ही नहीं जा रहा था। उस टाइम पर इस्लाम ने उनको समझाया कि ये भी एक एंटिटी है, इनका भी एक हकूक है, इनका भी इनहेरिटेंस में हिस्सा है, तो इनको बेदखल नहीं किया जा सकता है। ओके, ये भी वजह है कि इनको कहा जाता है कि आपके हस्बैंड साइड से यू गेट, दैट इज ऑल्सो रीजन कि फादर्स प्रॉपर्टी में से यू गेट लेस। जी बिल्कुल, देयर इज अनदर एक्सप्लेनेशन टू दिस जो शरीयत में मिलता है कि अगर आप किसी की बीवी हो तो आपको अपने
वालिद या वालिदा, मदर या फादर के डेथ के बाद आपको उसमें से भी शेयर मिलेगा, प्लस आपको अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी में से भी शेयर मिलेगा। सर जैसे कि आपने हमें 1400 साल पहले ले गए और बताया कि किस तरह से इस्लाम ने लड़कियों को हक दिया है, ख़वातीन को हक दिया है, लेकिन अगर आज बात करें आज इस माशरे में 2024 में, तो देखा जाता है कि अक्सर लड़कियों को ये कहा जाता है कि इनका कोई हक नहीं होता, प्रॉपर्टी में तो इन्हें हक मिलता ही नहीं है, ये कहकर कि ये पराया धन है और इनका कोई हक नहीं है। जी सरासर ये बेबुनियाद मतलब एक रूमर समझ लीजिए इसको, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जहाँ तक शरीयत की बात है, हाँ माशरे में ये मतलब लड़की को अगर नहीं देना रहता है तो बड़ा आसान होता है कि सॉरी आप की शादी हो गई है, अब आपका कोई राइट नहीं बनता है। ये राइट शरीयत आपको दे रहा है, ये आपके फैमिली वाले आपको नहीं दे रहे होगे तो ये एक बहाना है। एक इंसान को अगर लालच होगी कि भाई नहीं मैं अपनी बेटी को या पोती को या बीवी को मैं राइट नहीं दूंगा, मैं मज़हब का अगर इस्तेमाल करूंगा ये बोल के कि शरीयत तो आपको कुछ देता नहीं है, तो आप भी भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने अंदर अवेयरनेस लाई, जैसे हमारे व्यूअर्स के लिए जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, शरीयत औरत को राइट देता है, आज से नहीं देता है, 1400 साल पहले से देता है, जब कोई औरत को कुछ समझता नहीं था, जैसे मैं आपको बताया एक्सप्लेन करके। सो आपका राइट है, यू हैव अ राइट। अगर आपको कोई भी इस तरीके से बोलता है तो आप बोलिए नहीं शरीयत मेरा हक है, और अगर वो फिर भी नहीं दे रहे आपको, आप उनसे बैठ करके बात करिए, बड़े बुजुर्गों को डालिए, जो आपके क्लोज फैमिली रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, उनको डालिए और कोशिश करिए कि एमिकेबली मतलब आपसी समझौते में आपको आपका हक मिल जाए। लेकिन अगर आपको अपना हक नहीं मिलता है तो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप मजबूत हैं। आप अपने आप को शेरनी समझिए, जिसको अंग्रेजी में हम लायनेस कहते हैं, क्योंकि कानून ने आपको लायनेस बनाया है, आपको मजबूत बनाया है, शरीयत ने आपको मजबूती दी है, आपको एक लॉ दिया है जिस लॉ के हिसाब से आपका राइट बनता है। अगर आप बेटी हैं तो भी आपका राइट बनता है, अगर आप किसी की बीवी है तो भी आपका राइट बनता है। आपको करना क्या है, आपको कोर्ट जाना है, आपको पार्टीशन सूट फाइल करना है और कोर्ट से आपको अपना राइट लेना है। और इंटरेस्टिंग मासूम आपको बताई कि बहुत सारी मतलब हमारी बहनें और माएँ जो है उनके पास पैसे नहीं रहते, माली हालात सही नहीं रहती है, तो वो सोचेंगे कि हम कोर्ट जाए कैसे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में जहाँ पर हम रहते हैं, जो हमारा इतना खूबसूरत मुल्क है, हमारा इतना खूबसूरत कानून है, इतनी खूबसूरत डेमोक्रेसी है, जैसे आपने इलेक्शन में भी देखा होगा, तो यहाँ पर ऐसे है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए, भले वो किसी भी ज़ात या धर्म या मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, तो सरकार आपको फ्री में वकील करके देगी। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो जैसे हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज कमेटी करके है, आप वहाँ पर जाइए, आपको लॉयर मिलेगा, आप लड़ सकेंगे, आपको अपना राइट मिलेगा। तो अफसोस मत करिए, हिम्मत रखिए और बिल्कुल रोइएगा नहीं, आंसू मत बहाइएगा कि इस्लाम ने, अल्लाह ने आपको राइट नहीं दिया और उसकी वजह से आप परेशानी फेस करें। नहीं, अल्लाह ने आपको राइट दिया है। अगर आपकी फैमिली ने नहीं दिया है तो आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना हक छीनिए, आप अपना हक छीन करके लीजिए। छीनने का मतलब ये नहीं कि आपको झगड़ा करना है, कानूनी तरीके से लीजिए। दैट न्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज देयर, यू हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट एंड गेट योर राइट बैक। देखिए सर, आपके इस आंसर से पता चलता है कि गवर्नमेंट किस तरह से चाहती है कि हम अपना हक हासिल करें, हमारी मदद के लिए गवर्नमेंट भी मौजूद है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने बताया कि जैसे वाइफ का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी शेयर होता है, तो उस बारे में आप हमें बता सकते हैं कि कितना शेयर होता है जी अकॉर्डिंग टू बोथ द लॉज? जी अकॉर्डिंग टू बोथ द लॉज वाइफ का जो शेयर होता है 1/8 होता है, शिया लॉ में भी और सुन्नी लॉ में भी। डिफरेंस ये है कि जो राइट टू इनहेरिटेंस होता है उसकी कैटेगरी शिया लॉ और सुन्नी लॉ में अलग है। शिया लॉ में फर्स्ट कैटेगरी जो आती है जो नियरेस्ट ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, जिसको हम नसब कहते हैं। जी जी, जो शरीयत में जो इसका जिक्र है उसको फर्स्ट कैटेगरी को नसब कहा गया, मतलब ब्लड रिलेटिव्स। ब्लड रिलेटिव्स कौन है? आपके बच्चे, ठीक है, आपके पेरेंट्स। अच्छा, अगर ये फर्स्ट कैटेगरी वाले नहीं हो तो फिर सेकंड कैटेगरी में जाते। कौन? आपके दादा, आपके दादी, और राइट, और आपके जो ये कैटेगरी में रिलेटिव्स आते हैं इनको राइट मिलता है। उसका थर्ड कैटेगरी आते हैं। थर्ड कैटेगरी में कौन आते हैं? अगर ये सेकंड कैटेगरी वाले नहीं रहेंगे तो आपके मैटरनल अंकल, आपके पैटर्नल अंकल, जी जी, ये सारे लोग आते हैं। और सेकंड कैटेगरी में दादा दादी के अलावा जो आपके भाई बहन जो रहते हैं जिसका इंतकाल हो गया उनको भी जाता है। और सुन्नी लॉ में जो है एक मेजर डिफरेंस है कि वो डिस्टिंक्ट रिलेटिव्स की जो है इनहेरिटेंस वालों को उसको अदर कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो ये मेजर ये डिफरेंस है। मीन्स जैसे हमने आपको बताया, इट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन।
The Shariat is the same, the interpretation amongst the Muslim school of thoughts, basically Shia and Sunni school of thought, it differs. तो वो खाली मोटा मोटा मतलब वो डिफरेंस है, बाकी शरीयत अलग नहीं है, शरीयत है एक ही। व्यूवर्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो निहायत ही अहम है। सर, जैसे कि अब तक हमने शेयर्स की बात कर ली, उनके डिविजन्स की बात कर ली, अब आपसे जानना चाहते हैं कि जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, अगर वो ना हो तो घरों का डिस्प्यूट कोर्ट तक पहुंच जाता है। हम बात कर रहे हैं वसीयत यानी विल की। अगर देखा जाए कि माँ बाप की ज़िंदगी में, हयाती में, अगर बच्चे उनसे कहें कि उन्हें चाहिए कि आप वसीयत बना दें, तो अक्सर माँ बाप बुरा मान जाते हैं कि अभी तो हम जिंदा हैं और आप वसीयत की बात कर रहे हो। और अगर वसीयत ना हो तो यही वसीयत ना होने की वजह से डिस्प्यूट्स इतने बढ़ जाते हैं कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि वसीयत कितना अहम रोल प्ले करती है प्रॉपर्टी लॉ में, और इसे किस तरह से लीगल बना सकते हैं। देखिए, वसीयत अहम रोल तो प्ले करती है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हम शरीयत के बारे में बात करेंगे। टॉक अबाउट मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ में ये होता है कि आप 1/3 से ज़्यादा अपनी प्रॉपर्टी आप किसी को विल नहीं कर सकते। मीन्स यू कैन नॉट बिक्वेट मोर देन 1/3 ऑफ योर प्रॉपर्टी। अच्छा, मुस्लिम लॉ में और दूसरे लॉज में ये भी एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो भले आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज दैट नॉट मोर देन 1/3 ऑफ योर प्रॉपर्टी कैन बी बिक्वेटेड बाय वे ऑफ विल। हिंदी में इसका मतलब है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, 1/3 से ज़्यादा आप वो विल के ज़रिए किसी को नहीं दे सकते हैं। तो ये अगर इस 1/3 से अगर आप ज़्यादा देंगे तो शरीयत के हिसाब से, एज पर दी शरीयत लॉ, एज पर दी मोहम्मदन लॉ, इट विल बी एन इनवैलिड विल इफ इट इज सब्जेक्ट टू चैलेंज। समझिए, कोई चीज़ इनलीगल हो, लेकिन अगर कोई चैलेंज नहीं कर रहा है, उस चीज़ को या तो आउट ऑफ इग्नोरेंस एक्सेप्ट कर रहा है, या तो आउट ऑफ फियर ऑफ नॉट वांटिंग टू गो टू कोर्ट, या उसे कानून नहीं पता है, तो वो भले इनलीगल हो शरीयत के हिसाब से, लेकिन वो डीम लीगल हो जाती है। दूसरी चीज़, 1/3 से ज़्यादा दे सकते हैं जब कंसेंट हो। एज पर सुन्नी लॉ देयर हैज़ टू बी कंसेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच अ विल एंड ऑल्सो सब्सिक्वेंट टू द मेकिंग ऑफ द विल। शिया लॉ में यह है कि विल होने से पहले कंसेंट नहीं हो चलेगा, लेकिन विल होने के बाद कंसेंट ज़रूरी है। तो ये शिया और सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट में ये भी डिफरेंस है। सो नॉट मोर देन 1/3 कैन बी बिक्वेटेड बाय वे ऑफ विल। सो सवाल ये आएगा कि प्रॉपर्टी को फिर किस तरीके से हम मतलब दें। अगर किसी को पूरी की पूरी प्रॉपर्टी देनी है तो शरीयत एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू विद अनदर रेमेडी। नाउ दैट रेमेडी इज इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। अंडर द शरीयत द अरबिक वर्ड दैट इज यूज्ड इज हिबा। हिबा इज द टर्म फॉर गिफ्ट। गिफ्ट होता है, आप किस तरीके से हिबा हो। हिबा एक नॉर्मल होता है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इट कैन बी इम्प्लाइड। बट लेकिन क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट और हमारी दीगर कोर्ट है, उसने रिटन जो गिफ्ट है उसको इम्पोर्टेंस दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि गिफ्ट ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी को अगर गिफ्ट करते हो तो वो जो प्रॉपर्टी है वो इमीडिएटली जिसको आप दे रहे हैं, डोनर और डोनी होता है। डोनर ओनर नहीं रह जाता है, डोनी ओनर हो जाता है इमीडिएटली विथ इमीडिएट इफेक्ट। भले प्रॉपर्टी फिजिकली ना दे उसको, लेकिन सिम्बॉलिकली द ओनर बिकम्स द डोनी। इसके अलावा इसमें और एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो गिफ्ट होता है वो बिना किसी पैसे के होता है, विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो इसमें गिफ्ट बनने में कोई मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं होता है। दूसरी चीज़, गिफ्ट कैसे हो सकती है, एक सिंपल पेपर पर हो सकती है, उस पर आपकी सिग्नेचर हो सकती है। और इसके अलावा भी अगर आप इस पर गौर फिक्र करेंगे शरीयत लॉ को, तो जो विल होती है उसको कैसे होना चाहिए। अंडर मुस्लिम लॉ विल अगर आपकी नोटराइज भी नहीं है, रजिस्टर्ड तो छोड़िए कि सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में अगर आप जाकर के रजिस्टर करोगे तो उसको इंपॉर्टेंस मिलेगी, नहीं। अगर आपने नोटराइज भी नहीं किया है तो भी वो वैलिड विल है। इनफैक्ट एक बड़ा अहम सवाल आया था बॉम्बे हाई कोर्ट के पास बीच में। तो 10 मार्च 2021, 10 मार्च 2021, जो जस्टिस GS पटेल थे, एज ही देन वाज बिकॉज नाउ ही इज रिटायर्ड, उनके सामने एक 35 साल पुराना एक मैटर आया जहाँ पर एक विल थी, लेकिन उसमें खाली सिग्नेचर थी, ना उसमें विटनेसेस थे, ना वो किसी के सामने एग्जीक्यूट हुआ था। और एक तो ना विटनेसेस थे, जो जिसने विल बनाया था बस उनकी दस्तखत थी। तो उन्होंने कहा कि ये शरीयत के हिसाब से, मुस्लिम लॉ के हिसाब से, क्या ये वैलिड विल है, क्या ये लीगल विल है। तो उन्होंने कहा कि 1905 में एक जज होते थे बदरुद्दीन तैयब जी,
उनकी हयाती में उनके वो जब वो प्रिवी काउंसिल में जज थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, जी, जी। तो उनके सामने भी इंटरेस्टिंगली यही सवाल आया था, तो उन्होंने उसका जवाब दिया था कि सारे जो रिक्विजिट्स है मुस्लिम लॉ के हिसाब से, विल होना चाहिए राइटिंग में, विल होना चाहिए उसमें सिग्नेचर है, बोले ये सारी चीज़ें, भले विटनेसेस नहीं हो, भले उसमें एग्जीक्यूटर नहीं हो, देन ऑल्सो इट इज़ अ वैलिड विल। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है मुस्लिम लॉ विज़ावी दी अदर पर्सनल लॉज, मुस्लिम लॉ और जो दूसरे दीगर पर्सनल लॉज है उसमें ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है। तो आपके लिए बड़ा सिंपल करके दिया है, कोर्ट ने भी आपको असिस्टेंस फॉरवर्ड किया है। तो शरीयत एक्ट ने आपकी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं की है, आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान की है कि अगर आप बिल में 1/3 ही दे सकते हैं तो आप गिफ्ट दे दीजिए अपनी हयाती में। बिल्कुल ज़िंदगी में। सर, आपने जैसे कहा कि इमीडिएट इफेक्ट से जो प्रॉपर्टी है वो आपके नाम हो जाती है, तो कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है करके, जिनके नाम पे प्रॉपर्टी हुई है, जिन बच्चों के नाम पर, फिर अक्सर अगर वो अपने माँ बाप को घर से निकाल दे क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी मिल गई है, तो आई एम श्योर कि हर कोई ऐसा नहीं करता होगा, लेकिन ऐसे कुछ अफराद हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो उस टाइम पे कोर्ट किस तरह से हेल्प करती है? जी देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप 60 ईयर्स एंड अबाव है, जो माँ बाप है जो 60 ईयर्स एंड अबाव है, तो सीनियर सिटीजन एक्ट है हमारे वहाँ। जी। सीनियर सिटीजन एक्ट में एक स्पेसिफिक प्रोविजन है जो बोलता है कि अगर आपने अपने बच्चों को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की और अगर आपके लाइफ टाइम में अगर आपके साथ वो सही से पेश नहीं आ रहे, आपके साथ व्यवहार नहीं सही से कर रहे, दे आर सब्जेक्टिंग टू क्रुएल्टी ऑफ मे बी मेंटल और फिजिकल नेचर, भले जहनी हो या जिस्मानी हो, तो आप वो गिफ्ट डीड को रिवोक कर सकते हैं। तो ये होगी सीनियर सिटीजन की बात। इसके अलावा जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, खास करके जो माँ बाप हैं जो गिफ्ट करना चाहते हैं या दूसरे रिश्तेदार हैं जो गिफ्ट करना चाहते हैं हिबा के ज़रिए, तो आप उसमें क्लॉज डाल सकते हैं कि जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप हयात हैं, तब तक आपके जो बच्चे हैं आपको घर से नहीं निकालेंगे, प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे और आपकी पूरी तरीके से खिदमत करेंगे, आपका पूरा ख्याल रखेंगे। हाँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है, दर्दनाक है, अनफॉर्चुनेट है कि माँ बाप जिसने बच्चों को पाला पोसा, वो ज़िंदगी के उस मकाम पर जहाँ पर मतलब उनको ये है कि हमें कोई संभाले, वो ये बोलेंगे नहीं मुझसे क्या हमें कोई संभाले, लेकिन हर एक औलाद की जिम्मेदारी बनती है कि अपने माँ बाप को संभाले। लेकिन लालच इस तरीके की बुरी बला होती है कि बहुत सारे केसेस कोर्ट के सामने आते हैं कि जहाँ पर ऐसे बच्चे गिफ्ट लेने के बाद बिल्कुल से रवैया बदल देते हैं, बल्कि जाकर के ओल्ड एज होम में जाकर के डाल देते हैं। तो वो जो क्रूअल्टी है, वो जो मानसिक त्रास है, जो मानसिक छल है, तो वो बर्दाश्त करना उम्र के उस स्टेज पर बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो और इसके लिए कोर्ट्स ऑफ लॉ है। अगर आपके साथ अगर ऐसा कोई हो रहा है, कोई अगर वहाँ पर देख रहे हैं जो सीनियर सिटीजन है या किसी के माँ बाप है जिन्होंने दे दिया है और उनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, तो आप कोर्ट में जाइए, आपको अपना राइट मिलेगा, आप जाकर के प्रॉपर्टी को रिवोक करिए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बच्चों ने या अगर आपके किसी रिश्तेदार ने आपको बहला फुसला करके किसी तरीके का अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, फ्रॉड, इस तरीके का अगर आप पर डाला है, दबाव डाला है और एक गिल्ट बनी है, तो आप जाकर के कोर्ट जाइए और आप जाकर के इस चीज़ को चैलेंज करिए। चैलेंज दैट इंस्ट्रूमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एक खास कानून है जहाँ पर आप जाकर के कैंसिलेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट आप सीख कर सकते हैं। और अगर आपने प्रूव कर लिया कि हाँ आप पर ज़बरदस्ती का दबाव डाला गया था, जिसको अंग्रेजी में जो एग्जैक्ट टर्म्स है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, फ्रॉड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो और अगर आपको एविडेंस नीड करना पड़ेगा, अगर आप सक्सीड करते हैं तो आपको आपकी प्रॉपर्टी कोर्ट वापस दे देगी। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बी रिलैक्स्ड, आराम से रहिए, किसी वकील के साथ जाकर के आप कांटेक्ट करिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ और आप और बिल बनाना चाहते तो जैसे हमने आपको कहा था एक स्पेसिफिक क्लॉज डालिए, अपनी जितनी रिक्वायरमेंट्स है, जो एक होता है कि आपको अपना फ्यूचर सेव करना है, आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा रह नहीं गई है, आप किसके सहारे जाएंगे? आप आँख बंद करके अगर अपनी औलादों पर भरोसा करेंगे तो आपके सामने ही मतलब आपके आस पड़ोस में आपने देखा होगा कि जहाँ पर माँ बाप ने इस तरीके का भरोसा किया था वहाँ पर बच्चों ने कैसे किया। ये नहीं बोले कि सारी औलादें ऐसी हैं जी, लेकिन इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी, जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि आप अपनी प्रोटेक्शन पहले से कर लीजिए। ना आपका मोहब्बत आपके बच्चों की तरफ कम होगा, ना उनके पास कोई शिकायत का जरिया रहेगा। हाँ, अगर वो आपको निकालना चाहते तभी ही वो ऑब्जेक्शन लेंगे कि ये क्लॉज मत डालिए। तो आप बिल्कुल से सोच बूझ करके, अपने दिमाग इस्तेमाल करके, अपने दोस्तों से पूछ करके ये कदम उठाइए। सर, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं विल की यानी वसीयत की, अगर सपोज किसी फैमिली 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चों ने अलग अलग विल अपनी बता दी, तो कोर्ट इस तरह से किस तरह हेल्प करता है, किस तरह से फैसला लेता है?
जी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो चुकी है कोर्ट के सामने, ज़माना गुजर गया हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इंडिया का। तो जब बिल बनता है तो उसमें एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम लीगल लैंग्वेज में अबॉर्डमेंट कहते हैं। वो एक स्टैंडर्ड अबॉर्डमेंट में कोई भी अगर आप बिल पकड़ देखेंगे तो उसमें रहता है, जहाँ पर जो बिल बना रहा है वो लिखता है कि ये मेरी आखिरी वसीयत है। ओके। और इसके पहले मैंने जो भी वसीयत बनाई नहीं है, लेकिन अगर बनाई भी होगी तो उसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, उसे मैं रद्द कर रहा हूँ। तो अब ये देखना रहेगा कोर्ट को कि आखिरी में कौन सी विल बनी थी, क्योंकि ये अवॉर्डमेंट रहेगा कि दैट दिस इज माय लास्ट विल एंड टेस्टामेंट एंड आई हैव नॉट मेड एनी अदर विल अदर देन दिस प्रेजेंट विल एंड इफ एनी विल मेड अर्लियर स्टैंड्स एक्सप्रेसली कैंसिल्ड। तो ये एक अवॉर्डमेंट रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसके पहले कोई भी विल नहीं बनाई है, कोई भी वसीयत नहीं बनाई, लेकिन अगर हमने बनाई भी होगी तो वो रद्द करता हूँ मैं या करती हूँ मैं, और इसके बाद मैं कोई भी वसीयत नहीं बनाने वाली, मेरी आखिरी वसीयत है। तो कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि आखिरी वसीयत कौन सी थी। जो आखिरी वसीयत रहेगी दैट विल स्टैंड ग्राउंड, बिकॉज एक्सप्रेसली इन वर्डिंग्स जो विल दे रहा है या दे रही है वो बोल रहा है कि इसके पहले हमने कोई भी वसीयत बनाई होगी दैट स्टैंड्स कैंसल्ड, वो रद्द है, इनवैलिड है। तो ये एक मेजर पॉइंट है। दूसरी चीज़, जब बिल बनाते हैं, अब क्योंकि लॉ प्रोग्रेस होते गया है तो अब MBBS डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके। देयर हैज टू बी अ सर्टिफिकेट गिवन बाय एन MBBS डॉक्टर। अच्छा, अगर आप रजिस्टर करने जाते हैं, नोटरी भी करने जाते हैं, तो वो जो MBBS डॉक्टर का सर्टिफिकेट है वो 48 आवर्स पहले होना चाहिए, 48 आवर्स प्रायर टू द डेट एंड टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द विल। ये बहुत अहम है। कोई दूसरा डॉक्टर नहीं, आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं चलेगा, BDS नहीं चलेगा, इट हैज़ टू बी एन MBBS डॉक्टर। ये एक बहुत अहम चीज़ है। दूसरी बात यह है कि उसमें विटनेसेस भी होंगे। अच्छा, जब आप चैलेंज करेंगे तो कोर्ट किसको सवाल करेगी? विटनेसेस को सवाल करेगी, डॉक्टर को सवाल करेगी। सर्टिफिकेट किस लिए? डॉक्टर सर्टिफाई करता है कि जो ये बिल बना रहा है इसकी जो जहनी हालत है, मेंटल स्टेट है, वो स्टेबल है। उसमें सर्टिफिकेट लिखा रहेगा दैट दिस पर्सन आई हैव मेडिकली इंस्पेक्टेड, ही डज नॉट सफर फ्रॉम एनी मेडिकल इन्फॉर्मिटी और एनी मेडिकल डिफेक्ट, ही इज ऑफ साउंड माइंड। मतलब कोई जहनी तरीके की उनकी कोई डिफेक्ट नहीं है, उनका सूझबूझ बहुत सही है, ताकि मतलब उन्होंने पूरे होश और हवास में जो है वो बिल दी है। तो ये चीज़ जो है कोर्ट में जब जाएगी तो पूरा एक ट्रायल चलेगा, मुकदमा चलेगा। उसके बाद ये सारे तत्व जो फैक्ट्स है उसको कोर्ट गैदर करेगी और उसके बेसिस पर जो है जुडिशियस एक ऑर्डर आएगा जहाँ पर जो फैसला जो आखिरी बिल का होगा और बेसिस जो विटनेसेस ने क्या बयानी दी है, उन्होंने माना है कि हाँ ये हुआ था, नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ों को लेकर के कोर्ट फैसला करती है। सर, आप ये भी जानना चाहते हैं कि इन केसेस में कितना वक्त लगता है फैसला आने में? जैसे कि हमने कहा ट्रायल्स होते हैं और इट टेक्स टाइम, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक? See, if you want to fight for your right, then you have to have patience. हमारे वहाँ मतलब इतने सारे, देखिए कोर्ट की गलती नहीं होती, कोर्ट में लाखों केसेस पेंडिंग है। इनफैक्ट हिंदुस्तान भर में तो करोड़ों केसेस पेंडिंग है। हर एक कोर्ट में मतलब दिन में अगर आप उनका बोर्ड देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो 100, 150, 200 मैटर्स रहते हैं। हर एक में एविडेंस चलाना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, 2-3 साल में फैसला होता है, कभी कभी 10-15 साल भी लग जाते हैं। बट देन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप उसको परस्यू कैसे करेंगे। आपने फाइल कर दिया, आपने उसको मतलब एकदम बैक बर्नर पर रख दिया, आपने तवज्जो नहीं दिया, आपने अपने लॉयर के साथ फॉलोअप नहीं किया। लेकिन ये नहीं कि लॉयर की गलती होती, कितनी बार कोर्ट ही इतना ओवरबर्डन रहता है। लेकिन ये है कि अगर आप जाएंगे तो आपका राइट मिलेगा, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपका राइट नहीं मिलेगा। तो आपको पेशेंस तो रखना है, आपको टाइम के बारे में नहीं सोचना है। देखिए, आपको आपका हक मिलेगा अगर आप इंसाफ पर हो, अगर आप हक पर हो। इफ़ यू आर ऑन द राइट साइड देन जस्टिस विल प्रिवेल, यू विल गेट योर राइट, बट यू हैव टू हैव पेशेंस। अब लेकिन ये है कि कोर्ट कोशिश कर रही है कि जितना जल्दी हो सके उतना केसेस डिस्पोज करे, लेकिन बैकलॉग जो है कि हमारी तो 140 करोड़ की आबादी है, तो आप समझ सकती हैं कि मतलब बर्डन कोर्ट पर कितना होता है। सर, आपसे हमारा आखिरी सवाल ये है कि हम देखते हैं कि जो माँ बाप मर गए हैं और उनके ऊपर कर्ज हो अगर, तो उसे लेकर भी बच्चों में डिस्प्यूट्स होते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि अगर जो कर्ज है तो उसकी अदायगी किस पर आती है? देखिए, अगर इस तरीके का डिस्प्यूट्स आ रहा है तो मुस्लिम लॉ इसके लिए जिम्मेदार नहीं, शरीयत एक्ट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं जो डिस्प्यूट क्रिएट करें। आपको अपना कानून खुद जानना चाहिए। हमारे लॉ में एक फ्रेज़ है, लीगल मैगजिम होता है जिसको हम कहते हैं कि लॉ इज़ फॉर द विजिलेंट, लॉ इज़ नॉट फॉर द इग्नोरेंट। और दूसरी चीज़, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब कि आपको लॉ नहीं पता, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता। जैसे अगर आप कोई बाहर के मुल्क से आए हो और रेड सिग्नल आपने देखा और आपने जंप कर दिया और बोला कि हाँ ट्रैफिक वाले ने आपको रोका, नहीं हमारे वहाँ रेड मतलब सिग्नल खुल गया, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है।
शरीयत है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको शरीयत जाना। खाली शरीयत नहीं, जितने हमारे लॉज है, जनरल लॉज, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको जाना है। तो अहम बात यह है कि शरीयत इसके बारे में क्या बोलता है। शरीयत ये कहता है कि विल हो या विल ना हो तो भी बंटवारा करने से पहले जो दफन कफन का खर्च है और दूसरे का जो कर्ज की अदायगी है, वो प्रॉपर्टी में से पहले ये हिस्सा जाएगा, बाद में आप बंटवारा करिए। तो सॉरी, पहले जो कर्जा है पहले उनके सर से वो माफ़ कराइए, ताकि मतलब वो उनके उस चीज़ की गुनाहगार ना रहे। और अगर आपने ये नहीं किया तो आप यहाँ तो बच जाओगे, लेकिन अगर आप शरीयत के हिसाब से देखोगे तो यू आर अ सिनर। सबका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया और इतनी लीगल इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी लॉ, जहाँ पर हमने देखा कि किस तरह शरीयत खुदा के इंसाफ के तकाजे पर बेस्ड है, जहाँ पर सर ने भी हमारी पूरी कोशिश की हम तक लीगल एज और लीगल अवेयरनेस फराहम करने की, जहाँ पर हमने देखा कि खवातीन को किस तरह से हक हासिल है, और वहीं पर सीनियर सिटीजन एक्ट के थ्रू सीनियर सिटीजन्स अपने आप को सिक्योर और सेफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का हमारा ये टॉपिक पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स हम आगे भी आपके सामने लेकर हाजिर होने वाले हैं। तो इससे आपको हमारे शो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और हम चाहते हैं कि अगर आपके पास भी इस तरह के कोई भी लीगल सवालात है तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और आपके फीडबैक्स का भी हमें बेहद इंतज़ार रहेगा। टिल देन, टेक केयर, खुदा हाफिज़।